हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ठीक है, वैसे सर्वनाम होते कितने हैं? 6 प्रकार के। कितने सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। लेकिन यह जो है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है वह सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो प्रयोग होता है, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, यानी वक्ता अपने लिए यदि प्रयोग करे ना तो वह उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आपके लिए मैं आप लगा सकता हूँ, तुम लगा सकता हूँ, आप लोग लगा सकता हूँ। तो यह मध्यम पुरुष में होगा। किस में? मध्यम पुरुष में। जैसे आप हो गया, तुम हो गया। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या होता है? यह लगा सकते हैं, यानी कि इसमें किसी तीसरे के बारे में बात कहा जाता है। जैसे वह अच्छा खेलता है, तो कोई तीसरे के बारे में 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं ना, तो वह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वह। ठीक है, वह हो गया, वे हो गया, वे सब हो गए। ठीक है, तो ये अन्य पुरुष होता है। वह जो है कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। ध्यान रखिएगा, वह कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। भूतकाल जो होते हैं ना, वह 6 प्रकार के होते हैं और भविष्यकाल 3 प्रकार के। ठीक है, और 4 क्या होता है? विशेषण जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, य, र, ल, व। 4 प्रकार के उसमें व्यंजन भी होते हैं, स, स, ह। 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार क के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो हिंदी शब्दकोश है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। क के बाद जो आएगा ना, वह छ आएगा। अब छ क्यों आएगा, थोड़ा सा समझिएगा। छ जो मिलकर बना है ना, ये क और ये स से मिलकर बना है। तो ये जो क और स से मिलकर बना है ना, तो क के जगह पे ही क सेट होगा। क के बाद ये नहीं ना है कि 2-3 इधर उधर सेट कर देंगे। क के बाद ही क सेट होता है, तो इसीलिए क के बाद ये छ सेट होगा, क्योंकि छ में क्या छिपा हुआ है? क छिपा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद से ख आएगा, फिर उसके बाद से ग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और थोड़ा सा मुझे बता देंगे क्या? ख को उच्चारण के आधार पे कैसे बोला जाता है? ख को उच्चारण के आधार पे कैसे बोला जाता है? तो इसको बोला जाएगा ना, वह तालु से बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा? तालु से। ठीक है, और इस स को कैसे बोला जाएगा बताइए? तो स को कैसे बोला जाएगा बोलने के आधार पे? तो स को बोला जाता है मूर्धा से। ठीक है, कैसे बोला जाएगा? मूर्धा से। च को कैसे बोला जाएगा? तालु से। और ये छ को कैसे बोला जाएगा? तो ये क और ये स से मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं कंठ से और इसको मूर्धा से, तो ये कंठ मूर्धा से बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये वाला स कैसे बोला जाएगा? इसको तालु से बोलते हैं। ये छोटा वाला स, इसको दंत से बोलते हैं। और ये वाला स जो होता है मूर्धा से बोलते हैं। ह कैसे बोलते हैं? ह को कंठ से बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा, उपसर्ग जानते हैं क्या होता है? उपसर्ग में भी उपसर्ग है। जैसे मैंने लिखा ना, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपधन सर्ग से मिलकर ये बना है। ठीक है, उपधन सर्ग से मिलकर ये बना है। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करने वाला। यानी कहने का मतलब किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके शब्द में परिवर्तन कर देना उपसर्ग का
काम क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द में परिवर्तन कर देना, उसका अर्थ चेंज कर देना, वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, लेकिन प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अध्यक्ष में जो है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, इसका उपसर्ग होगा अधि। देखो अधि धन अच हो जाएगा, अधि धन अच होगा। यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पे अ की मात्रा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये कौन सी संधि का ये रूल है, यह यण संधि का रूल है। ई और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। ठीक है, और इसमें से ई की मात्रा निकल गई है तो इधर क्या बचा, अध बचा हलंत वाला, और इधर क्या बचा, इधर बचा छ बचा। तो यह हलंत ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, इसको लिखेंगे तो यह इसका आधा लिखेंगे अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल है, जैसे अत्यंत हो गया, अत्यंत, अत्यंत बता देंगे क्या, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। इसका क्या हो जाएगा, अति धन अंत। ठीक है, एक उपसर्ग है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है भाई, इसमें निर उपसर्ग है, निर्धन वाह होता है तो निर्वाह हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसमें गुण संधि है, गुण संधि। अच्छा, वैसे संधि जो होती है ना, वो जानते हैं कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक स्वर संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद स्वर का मेल होता है। ठीक है, स्वर के बाद स्वर का यदि मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एक होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो वह क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। और एक होता है विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग के बाद, ठीक है, स्वर आए या व्यंजन आए तो वो, या स्वर आए या तो व्यंजन आए तो वह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गुण संधि है। गुण संधि पूछ रहा है ना, तो गुण संधि किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। गुण संधि का एक रूल होता है, यदि दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आपको दिखे, कौन सी मात्रा, या तो ए की मात्रा दिखे या तो ओ की मात्रा दिखे, तो वहाँ पे गुण संधि होगा। अच्छा, ए की मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ण पर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह गुण संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र जो होगा गुण संधि। ठीक है, थोड़ा सा इत्यादि कौन सी संधि है जानते हैं, अभी इसके पहले क्वेश्चन पे चर्चा किया हूँ। इत्यादि जो है यण संधि है। मैंने यण संधि का रूल बताया था कि यदि दूसरे या तीसरे वर्ण पे कोई अधूरा वर्ण दिखे, ठीक है, य और व पर कोई अधूरा वर्ण दिखेगा। ठीक है, कहाँ दिखेगा, य पर या व पर कोई अधूरा वर्ण दिखे तो वह कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो यह कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ये देखो हिमालय, इसमें मैंने बताया था कि दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या होगा, आ की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी या क्या होगा, बड़ा ऊ का मात्रा होगा। तो यहाँ पे देखो दूसरे वर्ण पे आ की मात्रा हो गई, तो ये कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब देखो ये तत् धन लीन होता है, तत् धन लीन होता है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बता दूं क्या संधि का, जैसे मुझे बता दीजिएगा महिष में कौन सी संधि है, महिष में कौन सी संधि है। अब देखो ये दूसरे वर्ण पर कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है ना, तो यह कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा वधुर्मी मैंने लिखा। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे वर्ण पे देखना,
दूसरे वर्ण पे ये बड़ा ऊ की मात्रा है ना, तो मैंने बताया था कि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा किस में दिखेगा, दीर्घ संधि में। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, यह भी दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, और देखो, और मैं समझा रहा हूँ, जैसे रमेश मैंने लिख दिया रमेश, तो ये कौन सी संधि है, तो ये देखो दूसरे वर्ण पर क्या है, ए की मात्रा, और ए की मात्रा किस में आती है, गुण संधि में, तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अच्छा एक और मुझे बता दो, जलोर्मी, कौन सा, जलोर्मी मैंने लिखा जलोर्मी, तो इसमें कौन सी संधि होगी, दूसरे वर्ण पे देखो ओ की मात्रा है ना, तो ओ की मात्रा किस में आती है, ओ की मात्रा आती है गुण संधि में, तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा सदैव, 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 ये कौन सी संधि है, मैंने बताया था ना कि दूसरे या तीसरे वर्ण पे, तो इसमें दूसरा वर्ण कौन सा है, दूसरा वर्ण, तो दूसरा वर्ण जो है वह सदैव जो है, थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, दूसरा वर्ण जो है इसमें द पे ऐ की मात्रा है, क्या है, द पर ऐ की मात्रा है, जैसे मैंने सदैव लिखा ना, सदैव, तो यह देखो ऐ की मात्रा है, तो मैंने बोला था कि दूसरे या और तीसरे वर्ण पर ऐ की मात्रा या ओ की मात्रा दिखे तो वह कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, संचारी भावों की संख्या है, क्या पूछा है, संचारी भावों की संख्या है, तो इसकी संख्या कितनी है संचारी भाव की, तो संचारी भाव की संख्या 33 है, कितनी है, 33 है। अच्छा संचारी भाव क्या होता है कि तुरंत उत्पन्न होता है और तुरंत खत्म हो जाता है, जैसे हर्ष हो गया, दुख हो गया, लज्जा हो गया, ग्लानि हो गया, चिंता हो गया, शंका हो गया, ये सब क्या है, संचारी भाव हैं। तो इस तरह से कितने संचारी भाव की संख्या है, 33 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा संचारी भाव की संख्या 33 है। ठीक है, अच्छा 9 क्या है, 9 क्या है, रस है, रस कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से 9 ही रस है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि रस कितने हैं तो 9 ही जवाब देना है। ठीक है, वैसे तो 11 माने जाते हैं, इसमें एक वात्सल्य रस जोड़ दिया जाता है और एक भक्ति रस जोड़ दिया जाता है, तो रस कितने हो जाते हैं, 11, लेकिन एग्जाम में यदि पूछेगा तो 9 ही रस मानना है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से रस होते हैं 9, जैसे श्रृंगार रस हो गया, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पूछेगा कि रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, अद्भुत का तो आश्चर्य या विस्मय होगा। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, शांत का बताइए, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शांत का निर्वेद होगा, क्या होगा, निर्वेद होगा। ठीक है, निर्वेद या निवृत्ति भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद हास्य रस का बताइए, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा, हास्य रस होता है, यह हास्य होगा। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव बताइए, तो वीर रस का, वीर का क्या होता है, उत्साह होता है, उत्साह होता है। ठीक है, और मुझे बता दीजिए भयानक रस का क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और विभत्त रस का क्या होता है, जुगुप्सा। वात्सल्य रस का क्या होता है, वात्सल्य। ठीक है, तो वात्सल्य रति होता है। ठीक है, तो ये सब रस के अस्थायी भाव थे। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है, 9 बता दिया हूँ, 9 क्या होते हैं, रस होते हैं, 33 क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं, 25 क्या होते हैं, तो वर्णमाला में जो होते हैं ना वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 तो बता जानते ही, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, य र ल व। फिर 4 क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं स स स ह, और 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ त्र स, छ त्र ज्ञ स्र। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा, जानते हैं, बताइए तो मुझे। श्रृंगार शब्द का तत्सम, तत्सम पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। अब एक बात बताओ मुझे,
क्यों यह नहीं सही है, क्यों यह सही है। तो एक बात मैं बता दूं, ध्यान से समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समय दीजिएगा हमें। देखो, जैसे ये श्री में जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है, ये श्रृंगार में जो होता है, यह स है और धन री है। स के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, री की, ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ी। लेकिन ये जो स्र बनता है ना, ये स्र जो बनता है, ये वाला स्र, अरे यार, ये जो स्र बनता है ना, ये किससे मिलकर बनता है, स और धन र से मिलकर बनता है। तो इस श्रृंगार के लिए इसमें हमें स की आवश्यकता, र की आवश्यकता नहीं है। स की तो आवश्यकता है, लेकिन र की आवश्यकता नहीं है। इस र के जगह पे हमें री की आवश्यकता है। तो इस री में देखो, जैसे मैं यहाँ पे स्र लिखा हूँ ना, तो ये वाली जो लाइन है, यह र को प्रदर्शित करती है, ठीक है। किसको प्रदर्शित करती है, र को। और जो इस तरह से लिखा जाता है, ये किसको प्रदर्शित करता है, स को। तो ये स हो गया, और इसमें री की मात्रा ये नीचे हो गई। देखो, यहाँ पे मैंने ये बनाया और नीचे री की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही सी, यानी कि ये वाला स जो है, ये स को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मैंने ये खड़ी फाई खींच दिया, तो ये र को प्रदर्शित करता है। अब इसको हम पढ़ेंगे स्र। अगर मैं केवल इसको ऐसे लिख दिया तो इसको हम स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें री जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा। तो श्रृंगार पढ़ा जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और मुझे बता देंगे क्या, तद्भव तत्सम। जैसे आँख का तत्सम क्या होता है, आँख का क्या होगा, आँख का हो जाएगा अच्छी, क्या होगा, अच्छी होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो भावरा का बताइए, भावरा का, भावरा का बताइए। तो भ्रमर होता है, भ्रमर होता है, ठीक है। भावरा का क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। और मुझे बता दीजिए तो गेहूं का बता दीजिए, तो गेहूं का क्या होगा, गेहूं का होगा गोधूम हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा, ठीक है। और मुझे बता दीजिए तो तुरंत का क्या होता है, तुरंत का त्वरित होता है। पलंग का क्या होगा, पलंग का क्या हो जाएगा, पलंग का पर्यंक होता है, पर्यंक होता है, ठीक है। ये बिंदी है, पर्यंक, ठीक है। दिन का क्या होता है, दिवस होता है, दिन का दिवस। अखरोट का क्या होता है, अछूट होता है। गोबर का क्या होगा, गोमय होगा। घी का क्या होगा, घी का मुझे बताइए तो घी का क्या होता है, धृत होता है, ठीक है, घृत, ठीक है। खीर का क्या हो जाएगा, खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, ठीक है। ये क्षीर हो गया। अच्छा, सियार का मुझे बताएंगे क्या, सियार, ये मैंने सियार लिखा, सियार का क्या हो जाएगा, तत्सम श्रृंगार होगा, श्रृंगाल, ये श्रृंगाल होता है, ठीक है, श्रृंगाल। और मुझे बता दीजिए चबूतर का क्या हो जाएगा, चबूतर का चतवाल होता है। जामुन का जम्बू होता है, ठीक है। आम का क्या होगा, आम का आम्र होगा। और बच्चा का वत्स। अच्छा, तत्सम आप लोग जानते हैं ना, वह शब्द जो संस्कृत से जो हमारे हिंदी में प्रयोग होता है वही तत्सम होता है। और संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वह क्या होता है, तद्भव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार। ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया है कि निम्न में से किस पुस्तक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अब तक जो है पुस्तक में जो है 4 ही पुस्तक को मिला है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक तो चिदम्बरा को मिला है, कौन सा, चिदम्बरा, यहाँ पे है, चिदम्बरा नहीं, चिदम्बरा है, चिदम्बरा पुस्तक को मिला है। एक उर्वशी को मिला है, ठीक है। और एक यामा को, कामायनी को नहीं मिला है, कामायनी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो कामायनी जो है ना, कामायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चिदम्बरा जो पुस्तक है सबसे पहले इसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। कब दिया गया, 1968 में, चिदम्बरा पुस्तक को, ठीक है।
और ये किसने लिखी थी? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको दिया गया। दूसरा पुरस्कार जो है उर्वशी को दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर की है, 1972 में ये दिया गया। कब दिया गया? 1972 में। ठीक है। और तीसरी पुस्तक है एक कितनी नावों में कितनी बार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन करके आगे इनका उपनाम है। ठीक है। तो 1978 में इनको दिया गया कितनी नावों में कितनी बार। यामाजी को 1982 में दिया गया। कब दिया गया? 1982 में। किस पुस्तक के लिए? यामा के लिए। किसको? महादेवी वर्मा को। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। अंधे की लकड़ी क्या होती है? एकमात्र सहारा होती है। ठीक है। तो इसमें मुझे और बता दीजिए कि मैं और पूछ रहा हूँ, जैसे खेत रहना का मतलब क्या होगा? खेत रहना मुहावरे का मतलब क्या होगा? युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना का मतलब क्या होगा? कलई खुलना जैसे भेद खुल जाना। ठीक है। सब्जबाग दिखाना यानी झूठा आश्वासन देना, झूठा आश्वासन देना। ठीक है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का मतलब क्या होता है? जरा से भी बात पर खुश और नाराज होना। कान काटना का मतलब चतुर होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी। ठीक है। किसका पर्यायवाची है? गंगा का। और गंगा का पर्यायवाची है जैसे मंदाकिनी हो गया, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा, ये सब किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, मिलिंद किसका है? मिलिंद जानते हैं? मिलिंद भंवरा का पर्यायवाची है। और भंवरा को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रमर भी कहते हैं, चंचरीक भी होता है, मधुकर, सिलीमुख, सठपद, अली, भृंग, मधुराज, द्विरेफ, मधुप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब भंवरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। विभावरी किसका पर्यायवाची है? विभावरी यह रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि को निशा भी कहते हैं। यामिनी, रजनी, सरवरी, त्रियामा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विभावरी के हैं। अच्छा, पुरंदर किसका है? पुरंदर बताएंगे। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र को मधवा भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, सचिपति भी कहते हैं, विडौजा, विडौजा ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, विडौजा भी कहते हैं, और सत ऋतु भी कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अपने वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।